तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आप लोग को पता है कि मैंने ये जो आप देख रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, इसको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है। ठीक है, आप वीडियो जा करके पहले उसको देख लेना। और यहाँ आज मैं क्या करवा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन आंसर A to Z, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान, सही गलत, दीर्घ उत्तरीय, सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैप्टर का फेयर कर लेना है, रफ कर लेना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और बाद बाकी जो चैप्टर मैंने पढ़ाया उसमें भी मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था उसको टिक आउट कर दिया था। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे? क्या क्या रहता है? चीन आता था? नहीं, कहाँ रहता? इसके बाद चीन, हाँ ये तो शुरू में मैंने बताया था, याद आ गया। बताओ, याद करो, मैंने बताया था चीन आता था ना। ओ सही, चलिए हिंद चीन पता ना, आपको समझ नहीं आएगा। कंबोडिया पता ना, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, हिंद चीन के अंदर में ये तीनों देश आता था, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बाबू याद रखिएगा ना, पढ़ाने टाइम उसमें पढ़ा दिए थे कंबोडिया में। ठीक है ना, तो इसीलिए बोले थे चैप्टर जा करके देख लो। अगला क्या है, अगला है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? कौन? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाल? पहले कौन? याद करिए, पहले पुर्तगाल आया था, तो बाद में सब आया था। ठीक ना। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाली फ्रांसीसी को क्या कहते थे? तो याद नहीं है, कॉलोनी ना कहते थे, हैं? याद नहीं है बाबू, ये सब पढ़ा दिए हम भाई, तुम लोग तो गर्दा उड़ाइए करोगे, हम जानवे करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंह कहाँ के शासक थे? तो वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के, कंबोडिया के? तो याद नहीं है, कंबोडिया, जो झगड़ा लड़ाई हुआ था। ठीक है, अगला है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तब फान बो चाय खटिया पर। ठीक है, पढ़ा दिए थे ऊपरे में हम। ठीक है, उसके बाद है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो हुआ था उसको हनोई समझौता के नाम जाना जाता है। याद रखिएगा, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था कि झगड़ा लड़ाई बंद कर, हनोई समझौता उसका नाम था। ठीक है, और हम तुम्हारे देश के लिए बहुत कुछ करेंगे, यही सब फालतू का बात है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका के वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया था? तो याद है ना, रसेल भैया। कौन? आंद्रे रसेल नहीं, इसका रसेल अलग है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगले स्लाइड पे मिलेगा आपको, ये रहा। ठीक है, अगला स्लाइड आ जाओ। ये बाबू मैं बता तो रहा हूँ ना, इस बार एक एक क्वेश्चन का आंसर लो ना भाई। तुमको क्या चाहिए, बताओ ना। ये तो ऑप्शन में नहीं रहेगा ना कि भाई टीचर हमारा पढ़ाया नहीं। टीचर ने सब पढ़ाया, बच्चा पढ़ाया कि नहीं, वो बच्चा के ऊपर डिपेंड करता है। बस आप देखो ना भाई, फेयर करो, याद करो, हो गया कंप्लीट। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। याद कीजिए, निक्सन भैया, लास्ट टाइम में। ठीक है, पढ़ा दिया, चैप्टर मैंने पढ़ा दिया भाई, आप आराम से जाके देख सकते हो। ठीक है, मैंने सब कुछ समझाया है। अगला है हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? क्रांतिकारी था, धार्मिक था, समाजवादी और क्रांतिकारी था? तो क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था। तो याद रखिएगा, हुआ दोनों सुन था। अब आते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं कितना इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपका 10 ऑब्जेक्टिव था, मैंने खत्म करवाया। अब है कौन? खाली स्थान वाला। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने डॉट डॉट का निर्माण करवाया था। तो याद कीजिए, शुरू में ही मैंने पढ़ाया था चैप्टर में अंकोरवाट मंदिर, और मैंने बोला था कि उसमें आप गोल घेरा मार लीजिएगा। तो सोचिए कि अगर आप मेरा जो लेक्चर है जो मैंने दिया अगर वो देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट समझौते पर वियतनाम के 2 हिस्से बांट दिया गया और डॉट डॉट रेखा को विभाजित रेखा बना गया। जिनेवा समझौता में 2 रेखा को बनाया गया और 17वीं अक्षांश रेखा को विभाजित रेखा बनाया गया था। ठीक है, तो जिनेवा समझौता में क्या हुआ था कि वियतनाम को 2 भाग में बांटा गया था, एगो उत्तरी, एगो दक्षिणी। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, आगे को हाँ, और इसमें क्या लगा देना है बाबू मेरे, इसमें नहीं बोलना, डॉटेड रेखा विभाजित किया था 17वीं अक्षांश, याद रखिएगा। अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था? तो न्यूगन आई क्रोक। हो चिन मिन का दूसरा नाम न्यूगन आई क्रोक था। पगला नाम और इसने रख लिया।
अगला है कि दिएन बियन फू के युद्ध में डॉट डॉट हारा, कौन हारा था? फ्रांस वाला, बुरा तरह हारा था, ठीक है ना, वो भी पढ़ा रखे। अन्नामी दल का नेता, अन्नामी दल का संस्थापक कौन था? तो ये अगला पेज पर इसका आंसर आपको हम दे देंगे। तो इसका आंसर जुएन आई, क्या था अन्नामी दल का नेता शासक? जुएन आई, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको खाली स्थान भी कंप्लीट करवा दिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब है अति लघु उत्तरीय। चलिए इसको अति लघु उत्तरीय पहला क्वेश्चन, एक तरफा नून व्यवस्था। तो याद रखो मेरे भाई, मैंने एक तरफा नून व्यवस्था बहुत अच्छे से समझाया है कि एक तरह का बंधुआ मजदूर था और वहां मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक लोग सबके, यहाँ पर मालिक लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करना चाहूंगा। हाँ, मालिक को असीमित अधिकार थे, ठीक है ना, असीमित मतलब मालिक सबको दाम तगड़ा अधिकार था। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? बाबाधाई। बाबाधाई आ गया ना, बाबाधाई कौन था? बाबाधाई अन्नाम का शासक था, अन्नाम का शासक बाबाधाई। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन का अर्थ क्या होता था? तो हिंद चीन का अर्थ मैंने चैप्टर शुरू किया था, अब बताया था कि दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में, जिसमें आज वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं, वही हिंद चीन था, ठीक है। अगला है जेनेवा समझौता कब किसके बीच हुआ? तो 1954 में लाओस और कंबोडिया के बीच में हुआ था। जिनेवा समझौता लाओस और कंबोडिया के बीच में, लाओस और कंबोडिया के बीच में 1954 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन है कि हुआ आंदोलन पर चर्चा करें। चलिए सिर्फ चर्चा करते हैं। हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता कौन थे? हुइन फूसो था, और ये इसके क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसे आत्मदाह तक शामिल था, ठीक है। हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी और क्या था? धार्मिक आंदोलन दोनों था, जो कि 1954 में स्टार्ट हुआ था। इसके मेन नेता थे हुइन फूसो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि हुआ आंदोलन कब हुआ? तो 1939 में हुआ। इसके मेन नेता का नाम क्या था? हुइन फूसो। तो उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा, नॉर्मल बात है। अच्छा आगे आते हैं, अब आगे आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो मेरे भाई मैंने क्या क्या कंप्लीट करवाया दिया, आप देखो ध्यान से। अब देखो तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाया, मैंने आपको खाली स्थान कंप्लीट करवाया, मैंने आपको अति लघुत्तरीय कंप्लीट करवाया, अब मैं लघुत्तरीय की तरफ जा रहा हूँ। तो इतना इजी तरीके से मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपको हिंद चीन फ्रांसीसी का प्रसार का वर्णन करें, मतलब फ्रांसीसी कैसे आया था? तो याद करो मैंने सब कुछ समझाया था। तो 1498 वास्को डी गामा भारत जुड़ने की चाह में समुद्री मार्ग ढूंढे, बताया था। धीरे धीरे स्पेन, डच और इंग्लैंड फ्रांसीस पर आक्रमण हुए, भी बताया था। व्यापारिक क्षेत्र से होने लगे और 17वीं सदी में बहुत फ्रांसीसी व्यापार की मदद पादरी हिंद चीन पहुंच गया, और 1747 के बाद फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा, और 1787, इसको ना मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और पूरा, हाँ, कोचिन के शासक के साथ संधि हो का मौका मिला, और 19वीं सदी में अन्नाम कोचिन के फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधि के विरुद्ध आंदोलन हुए, और फिर 1862 में अन्नाम को सैन्य बल की संधि के लिए बाध्य किया गया, और अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया, और 1783 तक तोंकिन फ्रांसीसी सेना ढुक गए, और इस तरह 20वीं शताब्दी तक पूरा कंप्लीट हो गया था। तो देखे थे हिंद चीन में कैसे आए थे, याद है? इसका कहानी का आंसर मैंने इतना इजी तरीके से आपको यहाँ पर लिख दिया है। आपको क्या काम करना है पता है? यहाँ से देख करके आराम से चैप्टर को फेयर वगैरह डायरेक्ट फेयर बना, पूरा एकदम तगड़ा आंसर है, कोई गलत नहीं कर सकता है, तगड़ा आंसर। और पता है आपको मेरे भाई कि ये जो आंसर आपको मिलेगा ना, आप इसको आराम से याद करके आंसर में दे सकते हो, किसी का दिन में 1 नंबर काट लेगा, क्योंकि मैंने चैप्टर में एक एक चीज को पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं 55 नंबर स्लाइड पे, ठीक है। हाँ, काट कैसे देगा भाई? अपना बनाया हुआ आंसर कैसे काट देगा? पूरा निकाल करके समझ करके जो बेस्ट आंसर होता है वही आपके लिए लाते हैं हम, ठीक है ना। तो अब अगला आते हैं आप लोग के टीवी स्क्रीन पर, ठीक है। तो बाबू पहला क्वेश्चन तो हम आराम से समझा दिए, कोई डाउट नहीं हुआ? पहला क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन लघुत्तरीय का। इजी क्वेश्चन है भाई, देखो ना, रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। याद कीजिए मैंने आपको एक बॉक्सा जो था ना, चैप्टर जो पढ़ा रहे थे, उसमें इसका आंसर दिया हुआ था। क्या था? नापाक एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों से गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा पर चिपक जाता था। मतलब सोचो, आप पता है अमेरिका वाला सब छोड़ा था वियतनाम पर, कितना जैसे मान लो बम छोड़ रहे थे, इसके साथ चिपक जाएगा तो सब बर्बाद कर देगा, ठीक है।
और इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम पर प्रयोग किया गया। एजेंट ऑरेंज एक जहर था जिसे पेड़ों पर छिड़क देने पर क्या हुआ था कि झुलस जाता था और पेड़ मर जाते थे। जंगलों खत्म करने पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और इसका नाम ऑरेंज पटरियों वाले ड्रमों में रखने जाने के कारण इसका नाम जो है सो अमेरिका इस्तेमाल करने लगा और जंगलों के साथ खेती बर्बाद, सब कुछ बर्बाद कर दिया था रासायनिक हथियार इसका। तो इतना डेंजर था। यहाँ से आप इसका आंसर लिखना, एक एक आंसर का अगर यहाँ पर पूरा प्रॉपर आंसर है। अगर आपका आंसर यहाँ से नहीं आया, जो आंसर पता है ये आंसर कहाँ से है, ये आंसर है जो मैंने बॉक्स पढ़ाया है वही है, सिंपल बात। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन है कि हो चिन मिन से संबंध पर टिप्पणी करें। मतलब हो चिन मिन जो था बहुत अच्छा आदमी था, उसके बारे में बोल रहा है कि हो चिन मिन युगन आई कोक एक वियतनामी छात्र था जिसे 1917 में पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो चिन मिन शिक्षा प्राप्त करने मास्को चला गया, सब पढ़ा दिए। साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया, साथ ही कार्यरत सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। अतः 1930 में वियतनाम में बिखरे अथवादी गुटों को एकजुट वियतकांग सॉन डेंग अर्थात वियतकांग कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलते थे। तो याद रखिएगा वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चिन मिन ने किया था, जो कि एकदम क्रांति दल था कि जे मार तो ओकरा मार देवो, ठीक है। तो हो चिन मिन एक अच्छा आदमी था, याद रखिएगा। उसका आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बाबू आराम से इसको कॉपी पर लिख लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि हो चिन मिन मार्ग क्या था। हो चिन मिन मार्ग क्या था, तो मैंने बताया था ना कि हो चिन मिन मार्ग जो एक इम्पोर्टेंट रास्ता था जिससे कि बहुत रास्ता इधर उधर निकलता था, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया था। अमेरिका इसको बार बार ध्वस्त कर देता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि हो चिन मिन 2 सितंबर 1945 को वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य के सरकार के प्रधान बने। बाद में फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला न कर पाने की स्थिति में गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया गया। इस युद्ध में के लिए गुरिल्ला सैनिक लाओस कंबोडिया के रास्ते दक्षिण वियतनाम पर धावा बोलते हैं, पुनः इसे जंगल में छिप जाते थे। इसी रास्ता को ही हो चिन मिन मार्ग कहा जाता है। सिंपल बात है, ठीक है। तो हो चिन मिन मार्ग का आंसर आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आराम से इसको 2 कॉपी कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है मेरे भाई कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे ढुका। देखिए इजी क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि 1945 ईस्वी तक वियतमिन के गुरिल्लों के हाथे में तोंकिन प्रायः सारे क्षेत्र नियंत्रण गए थे, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में स्थिति बदलकर पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ साथ अमेरिका युद्ध शामिल हो गया। और अमेरिका जो फ्रांस का समर्थन कर रहा था, सीधे हिंद चीन में उतरना चाह रहा था और साम्यवादियों के विरोध से उसने ऐसी घोषणा भी कर दी और हिंद चीन साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका टूट पड़ा, मतलब पूरा आ गया था उसके इलाका में। तो याद रखिएगा मेरे भाई कि अमेरिका जो है सो कैसे उतरा था हिंद चीन में, तो मैंने यहाँ पर बता दिया है। उसका सिंपल फंडा था, साम्यवाद का बढ़ावा नहीं देना है, सब लोग दब के रहो। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर मैंने आपको लघुत्तरीय 5 कंप्लीट करवा दिया। अब मैं आपको क्या बोला हूँ कि इस बार बाबू दीर्घोत्तरीयों को भी नहीं छोड़ना है। तो पहला का क्वेश्चन है, हिंद चीन मिन जो है उपनिवेश की स्थापना का क्या उद्देश्य था, हिंद चीन उपनिवेश, इसका कारण बताइए, क्या मेन मोटिव था उसका, ठीक है। तो फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य तो डच एवं ब्रिटिश कंपनियों का व्यापारिक प्रतिस्पर्धा था। भारत में फ्रांसीसी पिछड़ रहे थे और चीन में उसका व्यापारिक प्रतिद्वंदी मुख्य रूप से आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसको पूरा जूम करके समझाएंगे मेरे भाई, पूरा कोई डाउट नहीं। हाँ आइए सर जूमिंग, ये रहा। हाँ, तो इंग्लैंड से था, अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र में उचित लगा और जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत में चीन को परिस्थितियों को संभाल सकते थे। दूसरे ध्रुवीकरण के लिए कच्चे माल की पूर्ति उपनिवेश से होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरे पिछड़े समाजों के समय बनाने का विकास यूरोपीय राज्यों में स्वदेशी हुआ। अमेरिका के पूर्व में फ्रांस समर्थन कर रहा था, वह भी हिंद चीन में प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और साम्यवादियों को प्रभाव को इस क्षेत्र में रोकने का
अमेरिकी संकेत, कहने का मतलब नहीं समझे। अमेरिका मतलब कि हिंद चीन में फ्रांसीसी आना चाहता था, कहेला कि वहाँ भारत में उसी टाइम जो है उसका दाल गल नहीं रहा था, तो सोचा कि हिंदी चीन में चल जाते हैं, हिंदी चीन में रह के भारतों के नहीं देखेंगे, एकरो देखेंगे। और पता है चुट्टा को समर्थन दे रहा था कौन, पता है ना कौन, अमेरिका वाला बंदरवा, इसीलिए जो यहाँ पर रह पाया। तो इसका आंसर आप यहाँ लिख देना, ये चीज एकदम परफेक्ट आंसर है मेरे भाई, कोई डाउट नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई कि माइली गांव की घटना का प्रभाव क्या है। याद करो भाई, मैंने बक्सा बना के नहीं बताया था कि माइली गांव के साथ क्या हुआ था, तो बताते हैं आपको इसका भी कहानी। बहुत बेचारा से सब बहुत तकलीफ हुआ उस सबको, बहुत ज्यादा माइली गांव में, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न, हाँ लिखा हुआ है कि माइली गांव की घटना का दक्षिणी वियतनाम एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थन अमेरिकी सेना ने पूरे घर के पुरुषों को डरा दिया, पूरे गांव के, और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, और उसके बाद पूरे गांव को आग लगा दिया, लाशों को ढेर बिछा दिया, जिसने घटना को उजागर किया। इस घटना के अमेरिका के पूरे विश्व में किरकिरी होने लगी और राष्ट्रपति निक्सन को शांति के लिए 5 नियम अपनाया गया। पहला था हिंद चीन को सभी सेनाओं युद्ध बंद कर यथास्थ हो, यानी कि बाहर बुलाओ, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक को दर्शाया गया। इस दौरान कोई देश शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, युद्ध विराम के दौरान सभी लड़ाई बंद रहेगी, बमबारी आतंक फैलने सभी घटना तक, युद्ध विराम अंतिम लक्ष्य पूरे हिंद चीन को संघर्ष को रोकना था। तो बताइए चट्टा अमेरिका वाला सब बंदरवा सब कहेंगे, मतलब ऐसा एक गांव था, वहां पर गया, इतना ज्यादा तबाही मचाया, वहां के बच्चा सब के साथ, लड़की लोग के साथ, सबके साथ गलत व्यवहार किया, सबको जला दिया, सबको मार दिया। और उसके बाद जो है सो चोट्टा निक्सनमा जो था वहां का राष्ट्रपति चोट्टा बंदरवा, जिसको जो है सो बोला कि सब क्या है सो कि वह चुट्टा लोग जो है से तुम यहाँ का 5 नियम को फॉलो करना तो सबको गर्दा उड़ा देंगे। और फाइनली ये जो है सो घटना को बैन बनवाया गया, मतलब बैन करवा दिया गया। तीसरा क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा, ये है कि राष्ट्रपति निक्सन, ठीक है ना, हाँ मस्त है। राष्ट्रपति निक्सन हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी और इसके ऊपर बताइए। तो माइली गांव की घटना के बाद बीच में किरकिरी होने लगी, अमेरिका राष्ट्रपति निक्सन ने क्या निम्नलिखित 5 सूत्री योजना घोषणा की। हिंद चीन के सभी सेना युद्ध बंद कर स्थान कर ले, मतलब कहने का मतलब है पहला का नियम बताया कि हिंद चीन की सभी सेना युद्ध बंद कर जो है सो सब लोग वापस लौट जाए, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, इस दौरान कई देशों में अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। यही सब बात जो पीछे पड़ा, युद्ध विराम अंतिम लक्ष्य पूरे हिंद चीन को संघर्ष बंद करना था, परंतु इस शांति के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया और अमेरिका पुनः सेना को बमबारी शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उन्हें अपनी सेना वापस बुलानी पड़ेगी, अतः निक्सन को पुनः 8वीं सूत्र और वियतनामी ने इसे खारिज कर दिया। अब अमेरिका चीन के अपने पक्ष में करने लग गया। तो यहाँ पर जो है सो पूरा जो सिस्टम पलट गया और फाइनली अमेरिका को जो है सो वापस जो है सो युद्ध वगैरह शांत को करना पड़ा। मतलब छोटा बंदरवा था, सिंपल समझो, मतलब बहुत बेकार आदमी था, ठीक है। अब अगला क्या हुआ क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा इसको हम जूम इन करते हैं, 2 मिनट आप लोग रुक जाइए तो समझ में आ गया। और उसके बाद क्या लिखेंगे कि वियतनामी को चीनी धोखा, सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिखेंगे वियतनामियों को चीनी धोखा के अंदेशा होने लगा। 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग का उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका समझौता तय किया गया, परंतु दक्षिण वियतनाम ने अपनी आपत्तिजनक जताई और वियतकांग ने इसे अस्वीकृत कर दिया। इस बार इतने बम गिराए कि जितनी कुल विध्वंस शक्ति हिरोशिमा परमाणु बम से ज्यादा आकी गई। हनोई की इस बमबारी से ध्वस्त हो गई, परंतु वियतनामी सेना डटे रहे और 27 फरवरी को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। समझौते की मुख्य बातें थी, युद्ध समाप्त 7 दिनों के अंदर अमेरिका वापस बुलाएगा और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह के एकीकरण का मार्ग खोजने लगा और अमेरिका वियतनाम असीमित आर्थिक सहायता देगा। इस तरह अमेरिका के साथ चला रहा युद्ध समाप्त हो गया और 1975 तक दोनों वियतनाम मिल गए और इस तरह 7 दशकों के बाद चलने वाला यह अमेरिकी युद्ध समाप्त हुआ। और इस युद्ध में बहुत सारे जो है 98,155 करोड़ सैनिक मारे गए और लगभग 3 लाख सैनिक घायल हो गए। दक्षिण वियतनाम में 18,000 सैनिक 11,000 मारे गए और अमेरिका में लगभग 4800 हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए। इस सारी घटना के परिवेश में धन की
बहुत ज्यादा बर्बादी हुई और हिंद चीन में बुरी तरह सफल रहा। अतः अपनी सेना हिंद चीन में अपने हटानी पड़ी और सभी देशों में क्या हुआ, असंप्रभुता अखंडता का स्वीकार करना पड़ा। कहने का मतलब है ले दे के हिंद चीन इसमें डोल गया, अमेरिका का भी हालत खराब हो गया। ठीक है, आगे कहानी अगला चैप्टर में, मतलब अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी, थोड़ा सा इसको जूम कर सकते हैं क्या, वेट, हाँ थोड़ा सा और जूम थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक क्रिया की, मतलब फ्रांसीसी जो है तो शोषण तो करबे करता था लेकिन उसके द्वारा किया गया अच्छा काम भी तो था, उसके बारे में बताओ। तो लिखल है फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों बंदरगाहों को शुरू किया, उसके बाद भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू किया। जीवन भर उधार लाल घाटी थी, कंबोडिया को मेकॉन्ग नदी, मैदानी क्षेत्र को चीन बेकांग इत्यादि, जबकि क्षेत्र को, राज्यों को, खनिज को, संसाधन को, टोला इस सब को तथा मैदानी क्षेत्र धान। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा किया, नहरों का निर्माण किया, समुचित प्रबंध किया, दलदली भूमि जंगलों आदि कृषि को बढ़ाया जाने लगा। प्रयास सफल। 1938 में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल उत्पादक था। मेरे दोस्तों एक एक बात मैंने पढ़ा रखा है, जाकर पीछे देख लेना। चावल निर्यातक देश बन गया। रबर खानों में मजदूर एक तरफा व्यवस्था काम किया और जमींदारों को विकृत रूप से आ चुकी थी। हालांकि इस दौरान उत्तर पूर्व दक्षिण हिंद चीन सकारात्मक विकास जोरों पर कर रहा था और विशाल रेल नेटवर्क सड़क बिछा गया, परंतु किसानों जीवन स्तर गिर गया क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषणमूलक थी। कहने का मतलब है सब कुछ तो कर ही रहा था उल्टा पुल्टा, लेकिन कुछ कुछ अच्छा काम कर रहा था, जैसे रेलवे वगैरह का निर्माण करवा रहा था छोटा बड़ा। ठीक है, और जहां तक कि शिक्षा का बात था तो परंपरागत स्थानीय भाषा चीन भाषा में शिक्षा हो रहे थे और फ्रांसीसी भाषा शिक्षा देनी जाने लगी, परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी शिक्षा प्रसार सकारात्मक प्रभाव से डर रहा था। अतः लोगों को शिक्षा के दूर रखने का प्रयास किया गया ताकि स्कूल का अंतिम साल हो। कहने का मतलब है फ्रांसीसी वाला से पूरा शोषण किया, किसान सबको धर के लपेटा, बच्चा सबको लपेटा, ज्यादा होता था तो वहां के बच्चा को फेल कर देता था। पीछे हम पढ़े ही सब, वही कहानी से इसमें दे देना है। अच्छा काम में कथी किया है, रेलवे वगैरह का निर्माण करवा दिया, तो वही काम करवा दिया और क्या, हमको तो कुछ नहीं अच्छा काम लग रहा है छोटा सा का। अगला क्वेश्चन है उसी में है, थोड़ा सा आगे एक लाइन और है जो लिखना है कि परीक्षा में अधिकार स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। बोले ना, स्थानीय जनता एवं कॉलोनी की सामाजिक स्थिति को असमान जमीन पर अंतर था। 1920 के दशक आते आते छात्र राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे और दहोई विश्वविद्यालय बंद किया। फ्रांसीसी का शोषण प्रकाष्ठा थी। कहने का मतलब है इतना ज्यादा शोषण किया मेरे भाई, इतना ज्यादा शोषण किया कि वहां का स्कूल उसको सब बंद करवा दिया और बच्चा सबको बोला कि बाबू आप हमारे स्कूल में ही पढ़े। ठीक है, ऐसा टाइप से हो गया। तो अगला हम आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हिंद चीन के राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। कहने का मतलब कि हिंद चीन में कैसे कैसे जो है सो लोग झगड़ा लड़ाई करवाने का आरंभ किया, कैसे कैसे विचार है। सो लिखा हुआ है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश के छीट फूट विद्रोह का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही था, परंतु 20वीं शताब्दी में मुखर होने लगा और राष्ट्रवाद में विकास हो गया। हुआ क्या था, 1930 में फान वी चाओ ने दुतान होई नामक क्रांतिकारक संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग थे। फान वी चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। 1905 में क्या हुआ था, जापान जो है सो रूस को हरा दिया, तो वहां से भी इसको फायदा मिला। रूसों के मंचस्की और फ्रांसीसी विचार से उद्वेगित हुआ। राष्ट्रवादी नेता फान चुनचिन राष्ट्रवादी आंदोलन स्वतंत्र रूप से गणतांत्रिक बनाने का प्रयास किया। जापान शिक्षा प्राप्त करने गए छात्रों को फान चू मिन के विचारों से प्रभावित की होकर वियतनाम कुआन युग संगठन बनाया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जन हुई जातियों के कारण 1914 में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रीय दल के नामक संगठन बना, जिसका पहला विषय कैंटन में हुआ था। उसके बाद लेकर 1917 में हो ची मिन नामक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। फिर 1925 में हो ची मिन साम्यवाद से प्रेरित होकर वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। फिर 1930 में वियतनाम में बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतकांग सान इंग स्थापना हुआ। मतलब ले दे के जो जी स्थापना हुआ सब का इसमें बात हो गया हुआ है। ठीक है, अब अगला स्थापना हुआ और 1930 के विश्वव्यापी का विकास में योगदान हुआ और बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति में परेशान संवादियों ने अपने राष्ट्रवादी आंदोलन करना पड़ा। कहने का मतलब यही सब चीज हुआ कि वहां पर झगड़ा लड़ाई कैसे हुआ, उसी के बारे में इसमें बात किया गया है। अब आगे लिखा हुआ है अतिलघु उत्तरीय में एक और क्वेश्चन है
कि जिनेवा समझौता किसके बीच में हुआ था, तो जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था, तो जिनेवा समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच 1954 में हुआ था। तो याद रखिएगा, वियतनाम स्कॉटिश रिवोल्ट क्यों हुआ, तो वियतनाम ईसाई मिशनरियों द्वारा बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1867 में ईसाइयों के विरुद्ध स्कॉच रिवोल्ट हुआ था। मतलब वियतनाम स्कॉच रिवोल्ट क्या था, ये एक प्रकार का जो है सो वियतनाम में हुए युद्ध के बारे में बताता है कि किस तरीके से हुआ था। तो ईसाई वगैरह का प्रचार ज्यादा हो रहा था ना, इसलिए इसका आंसर आप यहाँ से लिख दीजिएगा। जिनेवा समझौता किसका हुआ था, तो बाबू याद रखिए फ्रांस और वियतनाम के बीच 1954 में। ठीक, इजी क्वेश्चन। अगला चलते हैं 9वां स्लाइड पे। 9वां स्लाइड में क्या है मेरे भाई, 9वां स्लाइड में है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हाँ ये रहा, लिखा हुआ क्वेश्चन है कि पॉथेट लाव की स्थापना क्यों की गई थी। तो पॉथेट लाव एक सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना के कारण लाओस में साम्यवादी शासन व्यवस्था को स्थापना करना था। ठीक है, तो लाओस में साम्यवादी शासन को स्थापना करने के लिए पॉथेट लाव का स्थापना हुआ। अगला है 1970 में जकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया था, तो बाबू लिख दीजिएगा, अमेरिका ने कंबोडिया से अपनी सेना वापस की घोषणा की, लेकिन दक्षिण वियतनामी कंबोडिया से अपनी सेना हटाने से तैयार नहीं हुआ। ठीक है, इस गंभीर स्थिति के समाधान के लिए 1970 में जकार्ता सम्मेलन 11 एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाया गया। 5वां नंबर में है बाबू, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था, याद कीजिए, शुरू में बोला था कोलोन कहा जाता था। अब आगे की कहानियां लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल क्यों स्थापित किए गए, तो पश्चिम ढंग की शिक्षा देने के उद्देश्य 1907 में वियतनाम में टोंकिन के स्कूल खोला गया था। इस शिक्षा में विज्ञान, स्वास्थ्य एवं फ्रांसीसी भाषा की कक्षा भी शामिल थी, जो शाम को लगती थी, और इसके लिए अलग से क्या होता था, अलग से फीस ली जाती थी, और स्कूल में वियतनामियों का आधुनिक बनाने का दल था, मतलब बल गया था। वही बात है, पूरब की ओर चलो आंदोलन का क्या उद्देश्य था, भाई हाँ ये रहा। इस आंदोलन का उद्देश्य वियतनामियों को फ्रांसीसी सत्ता को समाप्त कर फ्रांसीसियों को वियतनाम से बाहर निकालना था, और साथ ही वियतनाम उसके साथ गए राजवंशों को पुनः स्थापना करना था। कहने का मतलब है, पूरब चलो का मतलब सीधे फ्रांसीसी को उठा भगाओ, सिंपल। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई लोग कि हुइन फू शो कौन थे, तो याद पढ़ा रखा है कि तो देखो क्या हुआ है, अभी मैंने चेक किया है कि माइक डाउन हो गया। ठीक है, तो आप पीछे एक दो क्वेश्चन शायद जो है सो माइक में हम बोल नहीं पाए होंगे, तो आप क्या काम करना, वो जो आंसर जो लिखा हुआ है ना उसी को उतार लेना, बेस्ट आंसर है। मैं समझा नहीं पाया हूँ सिर्फ, ठीक है, आंसर तो मैंने आपको दे ही रखा है। तो अगला जो है सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडो चाइना यूनियन की स्थापना कब और किसके साथ मिलकर हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर में आप लोग लिख लेना ये वाला कि इंडो चाइन यूनियन की स्थापना जो है सो 1787 में इंडो चाइन यूनियन कोचिन चाइन अन्नाम तोंकिन कंबोडिया बाद लाओस से मिलकर बनाया गया था। ठीक है, अगला 10वां नंबर स्लाइड पे क्या क्वेश्चन है मैं एक बार देख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ये सारा पता है क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब है जो कि मैंने अलग से बना रखा है। ठीक है, और आप लोग को बता रखा है। वियतनाम में राष्ट्रवादी के कारणों का उल्लेख करें, क्योंकि मैंने पीछे तो लघुत्तरीय वगैरह करवा दिखा है, और शायद ये एक बार मैं, हाँ तो ये सब जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट, अगला मतलब कि जो अलग से जो क्वेश्चन होता है वो सब है। जैसे वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा करें, तो वियतनाम में राष्ट्रवाद के विकास विभिन्न तत्वों का योगदान था, जिसमें औपनिवेशिक शोषणकारी नीति था, स्थानीय स्थानों में काफ़ी बढ़ावा दिया। 20वीं शताब्दी में शुरुआत में यह विरोध और मुखर हो गया, और वियतनामी राष्ट्रवाद के विकास में फान बोई चाओ द हिस्ट्री लॉस ऑफ वियतनाम को लिखकर राष्ट्रवादियों के बीच हलचल पैदा कर दी। ठीक है, 1930 में
विश्वव्यापी मंदी, उसके बाद औपनिवेशिक सरकार की शोषणकारी नीति, किसानों पर बढ़ता बोझ, गरीब का बेरोजगारी, उग्र रेडिकल आंदोलन, ये सब कुछ था। ठीक है, तो ये वियतनाम का आंसर हो गया, इसको भी आप लिख लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है हुआ हुआ आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, हुआ हुआ आंदोलन वियतनाम में चलाया गया जो उपनिवेश विरोधी था और 1939 में हुआ हुआ आंदोलन आरंभ हुआ। इसका केंद्र मोकांग डेल्टा था। इस आंदोलन की उत्पत्ति फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के विरोध विचारक से हुई। इस आंदोलन का प्रणेता हुइन फूसो थे। ठीक है, मतलब इसके मेन मालिक, और वह जन कल्याण संबंधी कार्य करता था और समाज सुधारक भी था, जिससे फिजूल खर्ची, शराबखोरी, बाल कन्या की बिक्री तथा प्रथा विरोधी था। समाज का उसका व्यापक प्रभाव था। हुइन फूसो बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने कठोर दमनात्मक कार्रवाई हुआ हुआ आंदोलन को दबा दिया, लेकिन यह आंदोलन राष्ट्रवाद की मुख्य धारा था। तो हुआ हुआ आंदोलन क्यों हुआ था, जो मतलब फ्रांसीसी लोग जो थे सो वहाँ पर आके जो बसते थे उसको विरोध करने के लिए आंदोलन जो है सो किसके द्वारा चलाया गया था, हुइन फूसो भैया। तो फूसो भैया याद रखिए। अगला, फ्रांसीसियों ने मेकॉन्ग डेल्टा की नहरें बनवाई, इसका क्या परिणाम हुआ। तो याद रखिएगा, क्यों बनवाया था, फ्रांसीसियों ने कृषि का विस्तार के लिए मेकॉन्ग डेल्टा के सिंचाई सुविधा के लिए नई नहरें बनवाई थी। सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होने से धान में उत्पादक हुआ और आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई। एक अनुमान के अनुसार 1873 में इतना क्षेत्र धान की खेती हुई और 1930 बढ़कर 24 लाख हेक्टेयर हो गया और क्षेत्र का विस्तार, अतिरिक्त उत्पादन बढ़ा और 1931 आते हैं तो विश्व में वियतनाम तीसरा नंबर पर खेती में आ गया। तो देखिए क्यों खुलवाया था, बुझ गए ना। वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना क्यों की गई। 1911 में चीनी क्रांति के वियतनामियों को काफ़ी प्रेरणा मिली थी और चीन क्रांति के परिणाम स्वरूप चीनी में मंजू राजवंश का शासन समाप्त हुआ तथा चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई। चीन की घटना से प्रेरित होकर वियतनामी विद्यार्थियों ने वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन का नामक संस्था की स्थापना की और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था राजशाही पूर्ण व्यवस्था न होकर लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना प्रयास करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर था वियतनामी मुक्ति एसोसिएशन जो है सो चीन की क्रांति से हुआ था। ठीक है, 1911 में जो हुआ था उसके बाद ये भी क्रांति हुआ और उसके बाद 11 नंबर जो है 11 नंबर क्वेश्चन। ये दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ से सबका आंसर ले करके और अपने कॉपी में नोट कर लेना मेरे भाई, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर टिप्पणी लिखना है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था हम आपको समझा दिए हैं अति लोकतरी में, आप इसके ऊपर डिटेल्स में पढ़ते हैं। वियतनाम में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत बागानों में मजदूरों को काम करवाया जाता था और इस व्यवस्था में मजदूरों को एकरारनामा के अंतर्गत को बागान मालिक और मजदूर के बीच होता था और काम करना पड़ता था मजदूर सबके, और एकरारनामा में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था और सारे अधिकार मालिक के पास थे। काम पूरा नहीं होने पर मजदूरों को मालिक दंड भी दिया करते थे, उन्हें जेल भिजवा देते थे। वस्तुतः बागान मजदूरों की स्थिति गुलामों के समान थी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामंती व्यवस्था के प्रचलन के कारण किसान और मजदूरों को स्थिति दयनीय था, मतलब पूरा बर्बाद हो रखा था। ठीक है ना, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में मजदूर का स्थिति बहुत खराब था मेरे भाई, वही बात मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको आंसर निकाल लेना है बस, सिंपल। बाबा दाई के बारे में आप क्या जानते हैं। बाबा दाई मतलब बाबो दाई। ठीक है, बाबा दाई आप लोग नहीं बोला भाई, मजाक हो जाएगा इसके साथ। बाबो दाई के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए, बाबो दाई वियतनाम में प्राचीन राजवंश का सम्राट था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जापानियों ने हिंद चीन को वापस लौटते समय अन्नाम का शासन दुआऊ को सौंप दिया। ठीक है, लेकिन बाओ दाई साम्यवादियों का सामना करने में असमर्थ था, इसीलिए अन्नाम के सम्राट पर पद त्याग दिया और वियतनाम के आज़ादी के बाद फ्रांसीसी बाओ दाई को अपने प्रभाव में लेकर वियतनाम में क्या हुआ, अप्रत्यक्ष शासन करते थे। वही बाबा दाई के बारे में लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा आप यहाँ से। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, वियतनाम का विभाजन क्यों और कैसे हुआ। तब वियतनाम और फ्रांस के युद्ध फ्रांसीसियों की तरफ वियतनाम फ्रांस के युद्ध फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजित हुए और अमेरिका हिंद चीन में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया, जिससे स्थिति विस्फोट हो गई और तृतीय विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया। ब्रिटेन फ्रांस युद्ध नहीं चाहते थे,
तथा समझौता की नई नीति, इसके लिए जिनेवा के अंतर्गत सम्मेलन आयोजित किया गया और 1954 में जिनेवा समझौता हुआ और इंडो चाइना, लाओस और कंबोडिया को स्वतंत्र कर दिए। दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र संसदीय व्यवस्था लागू की गई। वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से 2 भागों में कर दिया गया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। दोनों राज्य की विभाजक रेखा 17वीं समांतर बनाई गई। उत्तरी वियतनाम में हो चिन मिन कम्युनिस्ट सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में माओ दाई की सरकार थी। यह व्यवस्था भी की गई कि 1956 पूरे वियतनाम में चुनाव करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय सारा कंप्लीट करवा दिया और आपका चैप्टर यहीं पर होता है ख़त्म। तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो को आप देख करके सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लो, याद कर लो। यहाँ के अलावा एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताते हैं अगला चैप्टर में हम क्या क्या अपडेट देने वाले हैं। और अभी थोड़ा शॉर्ट्स वीडियो आएगा और आपको सारा कुछ अपडेट मिलेगा। ठीक है, बाय। ठीक है बाबू।